नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। जिन बातों को बीते 2 सालों से हम समझाने की कोशिश कर रहे थे, हाई कोर्ट को वो बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई। 10 जून 2024 को छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में जो भयानक हिंसा का तांडव हुआ था, जहां एसपी कलेक्टर कार्यालय फूंक दिए गए थे, आज़ाद भारत में जो काम नक्सली नहीं कर सके, जो आतंकवादी नहीं कर सके, वो हमारे छत्तीसगढ़ में 10 जून 2024 को बलौदा बाजार की हिंसा के दौरान हुआ। छत्तीसगढ़ के बाहर से आए हुए कुछ आतंकी किस्म के लोग जो भीम आर्मी और भीम सेना के नाम से छत्तीसगढ़ के शांतिप्रिय सतनामी समाज के बीच घुसपैठ कर गए थे। उनमें कांग्रेस के कुछ नेता भी थे। इन्हीं मामलों को लेकर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि छत्तीसगढ़ या क्रांति सेना के अमित बघेल सहित उनके 3 साथियों की जमानत खारिज की जाती है। और जिस नुकसान की बात पहले जहां चालान में 2.5 से 3 करोड़ की बात कही जा रही थी, वहां हाई कोर्ट ने भी मान लिया है कि ये नुकसान करीब 14 करोड़ के आसपास का है, जो शासकीय संपत्ति के अलावा आम नागरिकों की गाड़ियों को जलाकर किया गया। हजारों लाखों दस्तावेज जला दिए गए, रिकॉर्ड जला दिए गए, ठीक वैसे ही जैसे कोई आतंकी करता है। एक सोची समझी हिंसा का नज़ारा था, जहां पहले शासन को विश्वास में लिया गया कि हम शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन की समाप्ति कर रहे हैं, वहां से कुछ भयावह हकीकत सामने आई है। छत्तीसगढ़ के हाईकोर्ट के जस्टिस NK व्यास ने बलौदा बाजार हिंसा के केस पर सख्त टिप्पणी करते हुए साफ तौर पर कहा है कि आरोपियों ने 7-8 हज़ार लोगों की भीड़ को भड़काकर 13 से 14 करोड़ रुपए की सरकारी और निजी संपत्ति को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया है। पुलिस कर्मियों पर भी जानलेवा हमला किया गया। कोर्ट ने कहा, समाज में शांति और कानून व्यवस्था को पूरी तरह बिगाड़ने वाले ऐसे गंभीर अपराध में आरोपियों को जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता। जमानत पाने के लिए अमित बघेल की ओर से कई तर्क दिए गए। ये समझाने की कोशिश की गई कि वो मौका वारदात पर नहीं था, बल्कि वो रजिस्ट्री कार्यालय में था। तो अपने बचाव के समर्थन में न्यायालय के सामने ऐसा कोई सबूत अमित बघेल या उनके वकील नहीं दे सके जो इस बात को साबित कर सके कि अमित बघेल मौके पर नहीं था। हिंसा के इस तांडव के कई और पहलू हैं। न केवल छत्तीसगढ़ या क्रांति सेना के कई कार्यकर्ताओं को जेल भेजा गया, उनके विरुद्ध मजबूत सबूत पाए गए, बल्कि कांग्रेस के भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव के बारे में तो और भी मजबूत सबूत मिले हैं। भिलाई खुर्सी पार के ठेका मजदूरों का भला 130 किलोमीटर दूर बलौदा बाजार जाकर हिंसा में शामिल होने का क्या काम था, जिन्हें बलौदा बाजार की पुलिस भिलाई से पकड़ कर ले गई है। ऐसे ठेका मजदूर जो न किसी राजनीतिक दल से थे, जिनका काम रोज कमाना खाना था। देवेंद्र यादव अपना क्षेत्र छोड़कर वहां क्यों गए थे, उनके विरुद्ध भी मजबूत सबूत मिले। 10 जून की उस घटना के बाद 19 अगस्त 2024 को करीब 2.25 महीने बाद काफ़ी सोच समझकर काफ़ी सारे सबूत इकट्ठा करने के बाद देवेंद्र यादव को सबूतों के आधार पर गिरफ्तार किया गया। करीब 6 महीने तक जेल में थे, जमानत की कई कोशिश करते रहे, लेकिन किसी तरह सुप्रीम कोर्ट से जमानत पर वो बाहर हैं। उनके विरुद्ध कई गंभीर आरोप हैं। आज अदालत ने छत्तीसगढ़ या क्रांति सेना के संस्थापक अमित बघेल के अलावा दिनेश वर्मा और अजय यादव की जमानत याचिका खारिज की है। और जो टिप्पणियां की है वो बेहद हैरान करने वाली है। इस मामले में कई खुलासे हुए, लेकिन सारी बातों को ईमानदारी से मीडिया को नहीं बताया गया। लेकिन हमने लगातार गहराई से इस मामले में सारे तथ्यों को एक एक कर उजागर किया। ईमानदारी से हमने ग्राउंड जीरो पर जाकर अनेक जिम्मेदार लोगों से बातचीत की, कई बड़े पुलिस अधिकारियों से चर्चा की, लेकिन उनकी शर्त थी कि हमारे नाम को उजागर नहीं किया जाए। यही कारण रहा कि हमने अंदर खाने की ढेर सारी बातों को एक एक कर रखा और ये समझने की कोशिश की कि छत्तीसगढ़ की परम वैभवशाली संस्कृति में आखिर कौन है वो जहर घोलना चाहता है, कौन है जो अमन चैन खराब करना चाहता है। इस मामले में कई खुलासे लगातार होते रहे कि आखिर बलौदा बाजार की ऐसी भयानक हिंसा से किसे क्या मिलने वाला था। बलौदा बाजार हिंसा वाले मामले में छत्तीसगढ़ या क्रांति सेना के अमित बघेल, अजय यादव और दिनेश वर्मा की जमानत का विरोध करते हुए सरकारी वकील ने तर्क दिया कि अमित बघेल के विरुद्ध पहले ही 17 मामले हैं और अजय यादव के विरुद्ध भी 13 मामले हैं और दिनेश वर्मा के विरुद्ध
एक आपराधिक मामला है, इसलिए उन्हें जमानत नहीं दी जाए। लेकिन बचाव पक्ष की ओर से ये दलील दी जाती रही कि नोविल कुमार नौरंग जो इस मामले में एक प्रमुख आरोपी था, उसे तो 2 महीने में जमानत मिल गई, तो इन्हें क्यों नहीं मिल रही है। इसलिए छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के भी इन आरोपियों को जमानत दी जाए। लेकिन गुणदोष के आधार पर हाई कोर्ट के न्यायाधीश ने जमानत देने से इनकार कर दिया। इस मामले की कुछ गहराई को और समझा जाए तो यहाँ जानकारी मिलती है कि हाई कोर्ट ने इस मामले में कहा कि जिन 6 आरोपियों को 2 महीने में जमानत मिली है, उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं था, जबकि इन आवेदकों के खिलाफ गंभीर मामलों की लंबी सूची मौजूद है। कोर्ट ने अमित बघेल की 4, अजय यादव की 4 और दिनेश वर्मा की 1 याचिका समेत कुल 9 जमानत याचिकाओं को एक साथ खारिज कर दिया है। जब भी बलौदाबाजार हिंसा की चर्चा होती है, एसपी कलेक्टर आगजनी वाले भयानक कांड की चर्चा होती है, तो यहाँ प्रश्न खड़ा किया जाता है कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई। दरअसल इसके पीछे मूल कारण यह था कि 15 मई 2024 को देर रात सतनामी समुदाय के धार्मिक स्थल गिरौदपुरी धाम के करीब 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित मानाकोनी बस्ती के बागिन गुफा में लगे धार्मिक चिन्ह जैत खाम को किसी अज्ञात व्यक्ति ने क्षतिग्रस्त कर दिया था। जैत खाम को अपमानित किए जाने के विरोध में समाज के हजारों लोग कलेक्टर के पास मौजूद दशहरा मैदान में कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, लेकिन लोगों का आरोप था कि पकड़े गए आरोपी नकली हैं, सही आरोपियों को पुलिस नहीं पकड़ रही है। इस मामले में आंदोलन के दौरान 9 जून 2024 को डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने न्यायिक जांच कराने का निर्देश दिया था और साथ ही आश्वासन लिया था कि 10 जून को शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन साजिश बहुत गहरी थी। कहीं ना कहीं यह इंटेलिजेंस फेल्योर की बात सामने आ रही थी। 10 जून से कहीं पहले लंबे समय से कुछ और ही तैयारी चल रही थी। आखिर घटनास्थल पर 10 जून 2024 को पेट्रोल बम कैसे आया? क्या एकाएक पेट्रोल बम तैयार किया जा सकता था जिसमें 75 बाइक, 20 कार और 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जला दी गई? एसपी कलेक्टर कार्यालय के हजारों कागजात जला दिए गए। धू कर बलौदाबाजार का एसपी कलेक्टर कार्यालय जल रहा था। अधिकारी कर्मचारी मौके से भाग गए थे। पुलिस ने बल प्रयोग करने की कोशिश की, उन पर भी भारी पथराव हुआ। किसी ट्रेंड अपराधी की तरह ये सब हिंसक भीड़ कर रही थी। भीड़ के पीछे दरअसल नागपुर से आए हुए और भिलाई जैसे छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों से बुलाए गए लोगों के द्वारा ये हिंसा करवाई गई। पुलिस ने ये बातें चालान के माध्यम से भी प्रस्तुत की है, स्पष्ट की है। यानी सारी बातें दूध की तरह साफ है कि इस मामले में जो कुछ भी हुआ वो एक पूर्व नियोजित साजिश थी, जिसके बाद एक बहुत बड़े अपराध को जन्म दिया गया, जिससे छत्तीसगढ़ कलंकित हुआ। सारी बातें स्पष्ट हो चुकी है। भीड़ किसे जुटानी थी, किसे क्या क्या जिम्मेदारी मिलनी थी, आप अपनी स्क्रीन में कुछ नामों को देख सकते हैं। ये नाम बाकायदा जांच के बाद सामने आए हैं और देवेंद्र यादव की भूमिका भी स्पष्ट हो चुकी है। गौर करने वाली बात यह है कि बदले हुए हालात में बदली हुई कांग्रेस जिस तरह से जाति आधारित राजनीति करती है, वैमनस्यता फैलाने के लिए कांग्रेस के सर्वे सर्वा राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के दौरान मीडिया फोटोग्राफर से पूछते हैं तुम्हारी जात कौन सी है, तुम्हारे मालिक की जात कौन सी है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी के सबसे खास देवेंद्र यादव को भी कोई जिम्मेदारी दी गई थी या उन्होंने जिम्मेदारी ली थी, तभी इस मामले में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि देवेंद्र यादव के जेल जाने के महज 11 दिनों के अंदर 30 अगस्त 2024 को देवेंद्र यादव को कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव राहुल गांधी की पसंद से बनाया गया, यानी एक तरह से इनाम दिया गया। अब आप सोचिए, शांति और भाईचारा का संदेश देने वाला सतनामी समाज, गुरु घासीदास को मानने वाला सतनामी समाज, अहिंसा के रास्ते पर चलने वाला सतनामी समाज, परम वैभवशाली छत्तीसगढ़ी संस्कृति के विरुद्ध जिस तरह का अपराध किया गया, जिस तरह से छत्तीसगढ़ को कलंकित किया गया, क्या ऐसे कलंक के सहभागी देश और समाज के लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं? उत्तर जरूर दीजिएगा। सवाल जन सरोकारों का ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की अस्मिता का है, स्वाभिमान का है, देश का है।
समाज का है। यदि आज हम चुप रहे तो आने वाला कल हमें माफ़ नहीं करेगा। फिलहाल आज के अंक के लिए इतना ही। मेरी आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी। आप कमेंट जरूर कीजिएगा। राष्ट्रबोध का सूत्र वाक्य है, राष्ट्रहित सर्वोपरि। नमस्कार।